नमस्कार, उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्तों का वजन नहीं उठाना पड़ेगा। इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें कि निर्णय लिया गया था कि नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। इसके लिए वहीं पर SCERT के साथ साथ उत्तराखंड के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका यह है कि कल हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICCIC बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को बस्तों का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकाल देंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर वॉल पेंटिंग के कार्य की शुरुआत की है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर अपने हाथों से कमल के फूल के अंदर रंग भरा और तीसरी बार भी कमल खिलाने की बात कही है। वहीं पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि वर्षों से लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उन्होंने कहा कि उन्हें भी अयोध्या जाने का आमंत्रण मिला है। उन्होंने निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के को याद करते हुए ये कहा कि उन्होंने भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया था और उन्होंने बाबा फकीर सिंह जी के राम जन्मभूमि पर 2 साल तक पहरेदारी की थी। उन्होंने निहंगों को प्रणाम करते हुए कहा कि निश्चित रूप से उनके बलिदान को अब साकार रूप दिया जा रहा है। 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहां पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूंगा निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फकीर सिंह जी वहां पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहां से प्रणाम करना चाहता हूं और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंभित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम का यहाँ पर विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। यहाँ के रहने वालों के उत्तराखंड में नियंत्रण बढ़ती बेरोजगारी और राज्य सरकार द्वारा रिक्त पड़े पदों को भरने में हो रहे आपराधिक विलंब के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में देहरादून पद यात्रा की गई, जिसकी शुरुआत देहरादून डिस्पेंसरी रोड स्थित स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा से की गई और ये पद यात्रा गांधी पार्क देहरादून में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर संपन्न हुई।
इस दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ये बेरोजगारों को न्याय दिलाने की लड़ाई है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों में कई पद रिक्त चल रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक रिक्त पदों को नहीं भर पाई है और इसके विरोध में कांग्रेस ये पदयात्रा निकाल रही है। ये बेरोजगार नौजवानों के लिए 2024 का हमारा संकल्प कि यदि 2024 में हम परिवर्तन ला पाते हैं देश की राजनीति में, तो हमारा जो पहला एजेंडा होगा वो रोजगार सृजन होगा। देश के नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किए जाएंगे और सरकारी खाली पड़े हुए पदों को भरा जाएगा। और उत्तराखंड के नौजवानों से भी हम कहना चाहते हैं, आपके साथ जो पिछले 6-7 साल से खिलवाड़ हो रहा है, हम उससे बहुत दुखी हैं, क्षुब्ध हैं। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस जब भी अवसर मिलेगा तो हम ये जो रिक्त पड़े पद हैं इनको एकमुश्त भरेंगे और रोजगार के अवसर सृजित करना हम अपने राज्य के प्रथम कर्तव्य के रूप में पहले ही दिन हम संकल्प लेंगे कि ये हमारा संकल्प होगा कि राज्य के अंदर रोजगार दिया जाए। मूल निवास और स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां पर उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है, तो वहीं पर भाजपा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करती हुई नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो भविष्य है उनका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई, उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया था कि वो बताए कि किन नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्ति इन सालों में हुई है। वहीं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैर उत्तराखंडी की नियुक्ति वाले सवाल का भी मथुरा दत्त जोशी ने जवाब दिया कि ऋषिकेश में राजस्थान से आए 600 लोगों की भर्ती की गई और अभी भी वहां पर आउटसोर्सिंग से जो भी भर्तियां हो रही हैं उनमें उत्तराखंड के मूल निवासियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। निवास का विषय है, मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड की नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। ये सारे विषय अनेकों और विषय होंगे जिन विषयों को हमने नीचे तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग काम करेंगे, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न प्रकार के माध्यम से अपने काम को आगे तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मूल निवास की बात करना क्या अपराध है क्या? इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो अपना मूल निवास मांग रहा है। सरकार को इसमें तय करना है कि वो मूल निवास देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, या मूल निवास के अधिकार से वंचित करना चाहती है। जहां तक नियुक्तियों की बात है, वो चुनौती देके पूछ रहे हैं गैर उत्तराखंडी कौन भर्ती है? ऋषिकेश एम्स में 600 भर्तियां राजस्थान की क्यों कर दी हैं? अभी भी इतने विभाग हैं, आउटसोर्सिंग से जो भी भर्ती हो रही है उसमें उत्तराखंड के मूल निवासी जो हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। उपनल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, बाहर से लाके भर्ती कर दिए गए हैं। कॉपरेटिव बैंक में बाहर से लेके भर्ती कर दिए गए। मैं पर्टिकुलरली नाम लेके बता रहा हूं, बता दें, इनका जवाब देते जरा इनकी जांच कर लें। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा को कम करने का काम न करें, पहले सोच समझ के बोले। 600 लोग एम्स में भर्ती कर दिए राजस्थान से लाकर। ऐसे कई तमाम विभाग हैं जिनमें हमारे लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। और यहां तो ये होना चाहिए था
कि हमारी तो मांग ये भी रह रही थी कि पीसीएस के एग्जाम तक में मूल निवास अनिवार्य कर देना चाहिए, अगर वो उत्तराखंड के प्रति संवेदनशील है, उत्तराखंड की अस्मिता को, उत्तराखंड की कल्चर को बचाना चाहते हैं, तो ये करना चाहिए भारतीय। काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी प्रतीक अग्रवाल ने लगभग 3 माह पूर्व भाजपा के कदावर नेता अनूप अग्रवाल के ऊपर रंगदारी और 307 का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आरोपी ने हाईकोर्ट में स्टे लेने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके बाद आरोपी और पुलिस की आंख मिचोली का खेल भी चलता रहा, लेकिन पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं पर इसके बाद से माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और इसके बाद ही आरोपी के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा और इसके बाद माननीय न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने उनके निवास स्थान अलीगंज रोड पर कुकीर की कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं पर कुर्की कार्यवाही के दौरान कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया है कि आरोपी अनूप अग्रवाल के निवास स्थान पर माननीय न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्यवाही की गई है। रामलला ग्राउंड में एक व्यापारी के ऊपर जान से मारने के नियत से फायर किया गया था, तो उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उससे संबंधित जो अभियुक्तगण है वो लगातार तब से फरार चल रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से उनके विरुद्ध 82 और 83 की कार्रवाई की गई थी, तो माननीय न्यायालय द्वारा इसमें कुर्की के आदेश पारित कर दिए गए हैं। उसी कड़ी में माननीय न्यायालय के आदेश से धारा 83 CRPC के तहत का अनुपालन करने के लिए हम लोग कुर्की करने के लिए अभियुक्तगण के घर पर आए हैं। यहाँ पर रोज जेल करके ये कॉलोनी है, तो यहाँ पर अभियुक्त घर की कुर्की की जा रही है। काशीपुर में बार भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि जिला जज न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने मुख्य रूप से वहां पर शामिल हुए और शपथ ग्रहण समारोह में से पहले भारत रत्न स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद बार एसोसिएशन काशीपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला जज न्यायाधीश प्रेम सिंह खिमाल ने बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित टीम को शुभकामनाएं दी और उनसे बेहतर कार्य की उम्मीद की। वहीं पर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और बार के पदाधिकारियों व कार्यकारिणियों के सदस्यों ने कहा कि वो बार व बेंच के बीच बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। गठन को लेकर सर क्या कहना चाहिए? हमारे जनपद उधम सिंह नगर की जो है काशीपुर की जो अदालत में जो अभी नई कार्यकारिणी गठित हुई है, ये बहुत बेहतरीन इन लोगों ने जो है इनका कार्यकाल पूर्व वालों का भी रहा है, वर्तमान के लिए भी मेरी शुभकामना है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहेगा और वैसे भी हमारी काशीपुर की बार जो है बहुत विद्यमान बार है और इनका काम और सब क्या जो कहते हैं कि हम लोग जो है बार बेंच के संग सामंजस्य के संग जो काम करने की यहाँ की प्रवृत्ति और क्षमता है वो बनी रहे और मेरी शुभकामनाएं है। और इस बार में जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं वो काशीपुर बार के हितों के लिए काम करें, यही हमारी बार की प्राथमिकता रहेगी। जहां अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी काशीपुर बार की जो भी समस्याएं हैं वर्तमान में उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के जो हमारे सचिव महोदय हैं श्री नृपेंद्र चौधरी जी और हमारे अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण और सदस्यगण, उनको आज इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं कि उनको एक नया अवसर मिलेगा काम करने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। प्राथमिकताएं हमारी काशीपुर बार एसोसिएशन के जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए रहेंगी और इसमें कई सारे हमारे विषय हैं। सबसे पहले है हमारे अधिवक्ताओं की गरिमा और सम्मान का सवाल। दूसरा है न्यायिक कार्यों में जुडिशरी के साथ मिलजुल करके काम करना और न्याय व्यवस्था में सहयोग करना, ये हमारी मुख्य प्राथमिकता रहेंगी। और इसके अलावा जो हमारे नवयुवक यहाँ पर आ रहे हैं ग्रेजुएशन करके LLB करने के बाद, उनको वो लोग कैसे सर्वाइव करें
इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे और कुछ योजनाएं उनके लिए बनाएंगे। इसके अलावा हमारी एसोसिएशन में हमारी बहुत सारी महिला अधिवक्तागण हैं और उनके लिए भी नई योजनाएं और उनके सम्मान और गरिमा के लिए पूरा प्रयत्न किया जाएगा। हमारी बार एसोसिएशन के कुछ दायित्व हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं। उनमें से मुख्य रूप से रहता है कि हम जो हमारा कार्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। यहाँ पर जो न्यायिक कार्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि हमारे जो अधिवक्ता नए भी आते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। इसलिए जो जैसे उपभोक्ता फोरम है और ये सब चीज़ें कुछ डिमांड है हमारी, जो इनको हम लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, जिससे हमारा कार्य यहाँ अधिक से अधिक बढ़ सके। आज मैं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रही हूँ और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता बार हित में, अपने अधिवक्ताओं के हित में प्राथमिकता रहेगी और अपने सीनियर्स के साथ आगे बढ़ के साथ रह के अच्छा कार्य हो। यहाँ पर काशीपुर बार में काम बढ़े और महिलाएं भी प्रमुख रूप से जागरूक हों, जिससे आगे भी वो हमारा इस कार्यकारिणी को आगे बढ़ाने में अच्छा कार्य कर सके। नई कार्यकारिणी आज यहाँ शपथ ग्रहण कर रही है। मुख्य अतिथि जिला जज उधम सिंह नगर आदरणीय प्रेम सिंह खेमाल जी हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर बार काउंसिल के निर्वाचित चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल यहाँ आ चुके हैं। नई कार्यकारिणी आज शपथ ग्रहण कर रही है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और जो भी वो हमसे सहयोग भविष्य में चाहेंगे। टीटी कॉलेज देहरादून की ओर से 2 दिवसीय डिजास्टर सेमिनार का अंतिम दिन था। वहीं पर सेमिनार के अंतिम दिन उत्तराखंड में हर साल प्राकृतिक आपदा से पैदा संकट और इससे के बचाव को लेकर चर्चा की गई। इस सेमिनार में शामिल सभी विद्वान लोगों ने प्राकृतिक आपदा पैदा संकट और साथ ही साथ इसके बचाव के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई और इस चर्चा से निकले निष्कर्ष को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और ताकि समय समय पर आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को हर एक मार्ग मिल सके। उत्तराखंड की वर्तमान समय की परिस्थितियों में यह केवल चिंता का ही विषय नहीं, चिंतन का भी विषय है और एक संस्थान होने के नाते हमने इसकी एक जरूरत महसूस की कि इस तरह का एक सेमिनार का आयोजन हो जिसमें देश भर के उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाया जाए और इस समस्या पर एक अच्छा डिस्कशन हो और इस समस्या से किस तरह निजात पाया जा सकता है उस पर एक अच्छा डिस्कशन हो। इस तो कॉलेज होने, एक संस्थान होने के नाते हमने इस तरह की सेमिनार हम समय समय पर आयोजित करते रहते हैं और इसके इतर भी जो दूसरी सामाजिक समस्याएं हैं, एक संस्थान होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी भी महसूस करती हैं। तो उसी क्रम में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि इसमें हम एक अच्छे निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। ये जो सेमिनार रखा गया है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, खासतौर से उत्तराखंड के लिए जहाँ पर डिजास्टर्स जो घटनाएं हो रही प्रकृति की ओर से और यहाँ के रहने वाले लोग ही उसको सफर कर रहे हैं। विकास की बात होती है लेकिन विकास के साथ साथ भी जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जहाँ के लोगों को सफर करना पड़ रहा है, उसके ऊपर ध्यान बहुत कम है। विकास की ओर तो ज्यादा विकास होना भी चाहिए। जब विकास होता है तो शहरीकरण भी होता है, लेकिन न तो विकास को रेगुलेट किया जा रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि जो शहरीकरण है उसका भी कोई रेगुलेशन, कोई नियम नहीं है। इस वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारी आपदाएं हो रही है। तो इसी विषय के ऊपर चर्चा होगी और इससे बहुत अच्छे अच्छे विचार, आज भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है इसी विषय के ऊपर। इसके ऊपर जो हम निकलेगा निष्कर्ष वो सब हमारी योजना है कि सरकार को दें और उसका ऊपर ध्यान करके और कुछ न कुछ इस तरह की योजनाएं बनाई जाए जिससे इस प्रकार के डिजास्टर्स को रोका जाए। विकास भी हो, शहरीकरण भी हो, लेकिन रेगुलेट होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। देखिए, जितना भी समुद्र तल से ऊंचाई पे हम जाते हैं तो डिजास्टर की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं। इंसान की कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। अगर प्लेन एरिया में देखें, बंगाल में 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, बिहार में लगभग 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन उत्तराखंड में इस घट के ऊंचाई बढ़ जाती है 200 व्यक्ति। अगर और भी सेंट्रल हिमालय के
डिस्ट्रिक्ट देखें, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उनकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी मात्र 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जनसंख्या आएगी तो उनका जीवन स्तर घटेगा और इसमें आने वाले समय में बहुत सारे डिजास्टर से हम अफेक्टेड होंगे। उत्तराखंड एक ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जो हिमालय के एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री बनाता है जहां हिमालय कन्वर्ज होता है तो वहां टेक्टोनिक एक्टिविटी ज्यादा आती हैं, अर्थक्वेक ज्यादा होते हैं, लैंडस्लाइड ज्यादा होते हैं, रॉक स्ट्रक्चर बहुत ही लूज और ब्रिटल है और उस दैट इज प्रोन टू स्लाइड डाउन, जिसमें मास वेस्टिंग, टॉपलिंग डाउन और रॉक स्लाइड, स्लम्पिंग, अर्थ फ्लो, मड फ्लो, इवन सॉलिफ्लक्शन इतना तेजी से और इतना ज्यादा होता है और ये मॉनसून के आने के साथ साथ ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। रिसेंट पास्ट में हमने इतना डिफोरेस्टेशन किया है उत्तराखंड में, अगर देखें तो उसकी वजह से भूमि की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, लोगों का वहां से आउट माइग्रेशन हो गया है। जहां प्लांट नहीं रह सकता वहां इंसान कैसे सस्टेन करेगा। बहुत सही आपने ये प्रश्न पूछा है कि हम ये नहीं कह रहे कि शहरीकरण की इस प्रक्रिया को हम एकदम रोक देंगे, थोड़ा इसमें चेक इस वजह से लगेगा कि अगर स्मार्ट विलेज अगर हम बनाते हैं, गांव में हम पुनः वो फैसिलिटीज देते हैं तो लोग उधर रुकेंगे, या फिर जो लोग वहां जाना चाहते हैं शहर के प्रदूषण से, शहर के स्ट्रेस से जो परेशान है वो लोग वहां जाएंगे। और शहर में जो है, जो स्मार्ट सिटी की बात हम कर रहे हैं, वहां रिस्पॉन्सिबल हमारा जो है वो गवर्नेंस हो, स्मार्ट गवर्नेंस की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की जरूरत है, और जो बेसिक फैसिलिटीज से जुड़े हुए लोग हैं वो अकाउंटेबल हों। अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो शहरों को हम थोड़ा सा अनकंट्रोल होने से, असंतुलित होने से, या फिर जिसकी वजह से जो प्रदूषण और इस प्रकार से एनार्की फैल रही है, हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो एक प्रकार से व्यवस्था की कमी है। हम सड़कों पे देख रहे हैं तमाम जाम की वो है, हम ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, नालियां पटी पड़ी होती हैं, एक बारिश होती है और उससे हम देखते हैं जल भराव की समस्या आ जाती है, और हम ये देखते हैं कि जानलेवा जो बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, वो एकाएक मतलब जो है गर्मियां पड़ती हैं तो तमाम जो है वो, तो उसका कारण यही है कि जब 1 एकड़ में 5000 लोग रहेंगे तो वो अब कितने लोग। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव के ग्रामीणों को ग्राम के नगर पंचायत में शामिल होने के बाद बहुत ही सी आशाएं थी, लेकिन नगर पंचायत ने ग्रामीणों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे कि ग्रामीणों में भारी रोष है। नगर पंचायत की अनदेखी के कारण गांव जलभराव की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन नगर पंचायत की इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने नगर पंचायत के विरुद्ध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं पर इस पूरे मामले में नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी दीपक कुमार शर्मा ने कहा है कि पानी की निकासी का मार्ग न मिल पाने का कारण समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है, और उन्होंने कहा कि कुछ जगह लोगों के जोहड़ पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे कि हटाया नहीं गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कच्चा नाला खुदवाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। समस्या पानी की 2 साल तक नाला नहीं खुद रहा है, और कई फेरी जा लिया जिला पंचायत पर, कभी एसडीएम को बताओ, एसडीएम को लिखवाया नगर पंचायत पर, फिर उसे लिख दिया पटवारी को लाओ, पटवारी पे जहाँ वो नहीं आता कि उसे जाकर गए शर्मागू, वो नहीं आ करता काम आकर। ये देख लो सारे सामने पानी भरा पड़ा। कितनी समस्या आप लोगों को हो रही है? जी हाँ, बच्चे घटना भारी हो रहा, वो को भी दिख रहा है, बीमारी फैल जाएगी यहाँ, मक्खी मच्छर बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ। क्या चाहते हो आप लोग? जी इसका समाधान हो जाए बस, और क्या चाह रहे हैं हम। अंदर जी जाना भारी हो रहा, एक आदमी यहाँ काटने पर है, गुड्डे तक चढ़ा वो पहले पजामा और फिर मुझे काट दो, जब जाकर लेकर भी इसी तरह जा रहा आदमी। सर पानी का समाधान तो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि अभी हमें वहाँ का निकासी का ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ जगह लोगों ने जोहड़ पर अतिक्रमण कर लिया है, वो अतिक्रमण भी खाली कराया जाना है, और जब लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो लोगों को ही परेशानी होगी उस चीज की। ये ग्रामीण क्षेत्र था और नगर पंचायत अभी 2 साल से स्थिति में आई है, और अभी नगर पंचायत के साधन भी सीमित है, बजट भी सीमित है। सर एक
लाइटों के लिए पूरा डीपीआर बना के हमने शासन को प्रेषित कर दी है। मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि हमारी नई नगर पंचायत है और साधन सीमित है और जिस कारण नहीं हो पा रहा। कुछ लोग चाहते हैं, जैसे ग्रामीण है, कि हर पोल पे लाइट लगाई जाए, वो संभव नहीं हो पाता है। जहां पर जरूरत होगी वहां पे लाइट लगाई जा रही है। जहाँ पर आपके स्तर पर क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ समाधान तो जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, लेकिन समाधान जो है क्षेत्रीय लेखपाल के स्तर से भी कुछ भूमि अगर निकल जाए तो वहां पर एक कच्चा नाला खुदवाकर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाए। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।